हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था 1986 में और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया गया था। ओके, और ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको इन्फोर्स किया गया था 1 जुलाई 1987 में। ओके, इसको बनाने का मेन कारण ये था कि कैसे हम कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं उन सेलर से या उन मैन्युफैक्चरर से जो अनफेयर ट्रेड टैक्टिक्स या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, ओके, या वैसे प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं जो अनसेफ है या हार्मफुल होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया और इसमें ये ध्यान रखा गया कि कैसे हम कंज्यूमर के राइट्स के बारे में उनको अवेयर करवा सकते हैं। रिकॉग्नाइज कंज्यूमर राइट्स। ओके, तो कंज्यूमर के राइट्स के बारे में किनको बताएंगे? हम कंज्यूमर्स को बताएंगे। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तो ये सारा कुछ जो राइट्स है, ये राइट्स के बारे में किस में बताया जाएगा? तो कंज्यूमर एक्ट में बताया जाएगा। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि व्हाट आर देयर राइट्स, उनके राइट्स क्या है और वो उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके साथ किसी मैन्युफैक्चरर ने या किसी सेलर ने कुछ गलत किया हो तो गलत वो कब करेगा? वैसा प्रोडक्ट सेल आउट करेगा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा, वैसा प्रोडक्ट सेल आउट करेगा जिसमें अडल्ट्रेशन किया गया हो, वैसा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिसका जो रेट है वो हाई होगा और उस हिसाब से उसकी क्वालिटी नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर कोई भी कस्टमर फेस करता है तो वो अंडर दिस एक्ट वो अपने आप को न्याय दिलवा सकता है और कोर्ट के पास जा सकता है। इस एक्ट में एक और चीज़ बताया गया था कि यहाँ पर 3 कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था: डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अगर किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी मैन्युफैक्चरर या सेलर कुछ गलत करता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल आउट करता है, अनफेयर ट्रेड टैक्टिक्स को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल आउट करता है, तो वो जो कस्टमर्स है, वो जो विक्टिम है, वो कहाँ जाएगा? तो वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो जजमेंट होगा, जो वो प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद अगर डिसीज़न कंज्यूमर के फेवर में आता है, अगर उस डिसीज़न से कंज्यूमर संतुष्ट नहीं होगा या सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप में किसके पास जाएगा? वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा और स्टेट कमीशन भी सेम प्रोसीजर को अपनाएगा। पहले वो टेस्ट करेगा, लेबोरेटरी में प्रोडक्ट को सेंड करेगा। वहाँ से भी अगर टेस्टिंग के बाद जो रिपोर्ट आएगा वो अगर विक्टिम के फेवर में होगा, विक्टिम कौन है? कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर के फेवर में आएगा तो वहाँ का के जजमेंट से भी अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो नेक्स्ट लेवल पे मूव ऑन कर सकता है, दैट इज़ नेशनल कमीशन। तो ये 3 कमीशन है जिसके थ्रू कंज्यूमर को न्याय मिल सकता है। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ ऐड किया गया था इसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मैंने आपको बताया था कि 86 में एक एक्ट को लागू किया गया या बनाया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया या इन्फोर्स किया गया 1 जुलाई 1987 में। देन आफ्टर कुछ सालों के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। तो ये एक्ट 86 से डिफ़र क्यों है? क्या इसमें कुछ सब कुछ हटा करके नए तरीके से सारी चीज़ें ऐड की गई है? नहीं, ये एक पावर बूस्टर की तरह काम करता है। सारी चीज़ें 86 के तरह ही काम करेंगी, 1986 के तरह, लेकिन आज के सिनेरियो में या आज के सिचुएशंस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो कुछ चेंजेस हम लोगों ने लॉ में भी किया है, एक्ट में भी किया है। अब जो विक्टिम को कंपनसेशन अमाउंट 86 में दिया जा रहा था, वो अगर आज के टाइम पे मिलेगा तो ये सही नहीं होगा। तो आज के टाइम के हिसाब से कंपनसेशन अमाउंट मिलना चाहिए स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो कुछ चेंजेस आए हैं
इसीलिए इसको रेफर किया जाता है पावर बूस्टर के नाम से। किसको? 2019 को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का स्कोप क्या है? अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया है, इन्फोर्स किया गया है, तो इन्फोर्स करने के बाद एक स्कोप होगा उसका। ओके, तो लेट्स सी द स्कोप ऑफ दिस एक्ट इज ब्रॉड एंड कवर अ वाइड रेंज ऑफ द एक्टिविटीज। ओके, ये एक नैरो सिनेरियो में काम नहीं करता है, एक ब्रॉड सिनेरियो में काम करता है। ओके, और ये उन सारी एक्टिविटीज़ को कवर करता है जो हर क्षेत्र में किए जाते हैं। ओके, दिस एक्ट कवर ऑल द अंडरटेकिंग। अब अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो लार्ज एंड स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज होंगी, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज होंगे या बिजनेस होंगे। अब अगर ये लॉ बनाया गया है तो लॉ केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए तो बनाया नहीं गया है, और इसमें हम इसको कोऑपरेटिव सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को हटा तो नहीं दे रहे। जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कोई गुड्स को बनाया जा रहा है और वो गुड्स मार्केट में सेल आउट हो रहा है और उससे अगर कस्टमर्स को कोई नुकसान होता है तो यहाँ भी ये लॉ काम करेगा। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर के द्वारा अगर कभी कंज्यूमर को कोई हार्म होता है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट वो यूज़ करता है या प्रोडक्ट में मिलावट हो रहा है या अनसेफ प्रोडक्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट को सेल आउट किया जा रहा है, तब भी कंज्यूमर यहाँ पर लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकता है या इस लॉ के अंडर वो अपने आप को न्याय दिलवा सकता है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स की भी बात करते हैं तो यहाँ भी अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है, ओके, तो अंडर दिस एक्ट तो वो अपने आप को न्याय दिलवा सकता है। इसीलिए बोला गया है कि ये ब्रॉड है, कवर करता है उन सारी एक्टिविटीज़ को जहाँ पर उस देश में वो एक्टिविटीज़ हो रही। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अगर कहीं भी, होल इंडिया में अगर कहीं भी कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है और अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है तो ये जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो वहाँ पर भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ के साइड इम्प्लीमेंट होगा और साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, या साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा और नॉर्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये होल इंडिया की बात करता है। अगर ये लॉ को बनाया गया है तो ये पूरे देश में ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा और जिस एरिया में या जिस सेक्टर में जो भी इंटरप्राइजेज है वो वहाँ पर उस चीज़ को कवर करेगा। अगर उन सेक्टर्स के द्वारा कंज्यूमर को लॉस हुआ है, कंज्यूमर को हार्म हुआ है, तो वहाँ पर वो रिकवरी कर सकता है। ओके, तो लार्ज एंड स्मॉल स्केल, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर लार्ज स्केल का हमारा बिजनेस है तो केवल ये लॉ वहीं पर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि उसका बिजनेस तो बड़ा है। उसने अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो वो ज़्यादा टैक्टिक्स को यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है। स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या स्मॉल स्केल का जो बिज़नेस होता है वो भी टैक्टिक्स को यूज़ करता है, स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर के तक कस्टमर को रीच करवा सके। तो मैक्सिमम कस्टमर्स तक वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करवाना चाहता है या सेल करना चाहता है। इसका भी इंटेंशन यही है, इसका भी इंटेंशन यही है। तो दोनों पे ये चीज़ लागू होगा। अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है और वो बिजनेसमैन बोलता है कि नहीं हम तो फेयर ट्रेड करते हैं, गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करते, ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये लॉ डिसाइड करेगा कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आप जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो सही है या गलत है। हु विल डिसाइड? गवर्नमेंट और लॉ विल डिसाइड कि आपका जो बिजनेस है उसमें जितनी एक्टिविटीज़ की जा रही है, जितना परफॉर्मेंस परफॉर्म किया जा रहा है वो सही है या गलत है। लॉ विल डिसाइड। कंज्यूमर को अगर हार्म होगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। ओके, गवर्नमेंट बिल्कुल उस जगह पे इंटरफेयर करेगा और उस कंपनी के या सेक्टर के परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा जिनके द्वारा कंज्यूमर को हार्म हुआ है।
ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है तो बिजनेस या कंपनी या फर्म का जो एक्टिविटी है उस पर हैम्पर होता है, उसके रेपुटेशन पर वो हैम्पर करता है, उसके गुडविल पर हैम्पर करता है, तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होता है और वो जो नुकसान होगा वो उसको लॉस की ओर ले जाएगा। अगर किसी भी कंपनी का रेपुटेशन मार्केट्स में डिक्रीज़ होने लगे तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो भी छूटने लगेंगे उससे, वो भी मूव ऑन करते चले जाएंगे किसी और प्रोडक्ट पर, क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी के द्वारा वैसा प्रोडक्ट बनाया गया जो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है तो कंज्यूमर दोबारा उस प्रोडक्ट को या उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ एप्लीकेबल टू ई कॉमर्स कंपनीज एज वेल। अगर हम बात करते हैं कि केवल ये ट्रेडिशनल बिजनेस पर इम्प्लीमेंट होगा या ई कॉमर्स पर हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे या ई बिज़नेस पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आप पूरे इंडिया में कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट कमाने का काम कर रहे हो। आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे हो। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा। आप सर्विस प्रोवाइड करते हो और खुद उस सर्विस को यूज़ करते हो तो वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आप उसको खुद से कैसे सेल आउट करोगे। आप कोई भी काम करते हो तो वो दूसरों के लिए करते हो, आप दूसरों से प्रॉफिट कमाते हो। तो ये बोलता है कि ई कॉमर्स पर भी ये एप्लीकेबल होता है। आज हम लोग ई बिज़नेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस पर भी ये चीज़ लागू होगा। हम जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं ऑनलाइन परचेस करते हैं, हम टच करके तो प्रोडक्ट को देख नहीं रहे हैं, प्रोडक्ट को केवल देख रहे हैं, उसको उसके फीचर्स को देख रहे हैं, उसके फीचर्स को रीड कर रहे हैं, उसने जो वहाँ पर मेंशन किया उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के बाद अगर वो प्रोडक्ट हमें जेन्युइन लगता है तो हम उसे परचेस करते हैं। जब वो हमारे डोर तक या घर तक विज़िट करता है देन हम उसे टच करते हैं और फील करते हैं कि जितना फीचर इसका बताया गया था या जिस हिसाब से इसका क्वालिटी था, क्या वो क्वालिटी ऐसा है या नहीं है। ये कब पता चलेगा? जब वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचेगा। अब अगर इसके बावजूद भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है या वैसा प्रोडक्ट नहीं निकलता है जैसा प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट में बताया गया था, या हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे थे या लैपटॉप के स्क्रीन पर देख रहे थे, एज इट इज़ अगर वैसा प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ भी जो कंज्यूमर है वो विक्टिम है। ओके, तो ये जो एक्ट है इसका स्कोप हर जगह है, ये किसी एक सेक्टर को डिफाइन नहीं करता है, केवल प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आएगा या पब्लिक सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर को हम छोड़ नहीं देते या पब्लिक सेक्टर को इंक्लूड करेंगे और ये दोनों सेक्टर को छोड़ देंगे। जितने भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जहाँ पर बिजनेस हो रहा है, जहाँ से बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहा है, वो कस्टमर के थ्रू प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो सारा कुछ इसके अंडर ही आएगा। ऑल गुड्स सर्विसेज एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस आर पार्ट ऑफ दिस एक्ट। जितना भी गुड्स है, सर्विसेज है या ट्रेड प्रैक्टिसेस है, सारा कुछ क्या है? इसका पार्ट है, अनटिल स्पेशली एग्जम्प्टेड। जब किसी एक प्रोडक्ट को एग्जम्प्ट कर दिया जाता है या उसको उस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो बात दूसरा है। लेकिन अगर ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया, एग्जम्पशन नहीं दिया गया है, तो वो सारा कुछ उसमें इंक्लूड होगा। जब ये बोला गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरे इंडिया में लागू होगा, मीन्स कि वो पूरे इंडिया में लागू होगा। मैटर नहीं करता कि आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो या आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो। थिंग इज़ कि आप इंडिया में हो, आप इंडिया में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप इंडिया में प्रॉफिट कमा रहे हो, आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो आप इंडिया में कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विस को सप्लाई कर रहे हो, तो आप इस कैटेगरी में इंक्लूड होगे। अब अगर हम ट्रेड प्रैक्टिस की बात करते हैं तो अगर आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हो, फेयर तरीके से बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस करने का तरीका एज पर द लॉ
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अनुसार है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, तो आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लंबे समय तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, आपकी एक्टिविटी में गवर्नमेंट आकर के रुकावट पैदा नहीं करेगा, गवर्नमेंट आकर के आपको मना नहीं करेगा या आपके गुडविल या आपके रेपुटेशन पर हैम्पर नहीं करेगा, अगर आप सही तरीके से या फेयर तरीके से ट्रेड कर रहे हो। अगर ऑन द सेकंड हैंड अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर करेगा। और स्पेशली एग्जम्प्टेड में गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों को छोड़ सकता है या इंक्लूड कर सकता है, ये डिपेंड करता है लॉ पे और गवर्नमेंट पर कि किस चीज़ को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। द नेक्स्ट वी हैव इज लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को कुछ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, कुछ फ्रेमवर्क बनाया गया है, और फ्रेमवर्क बनाने का मेन कारण यही है कि हम अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें फ्रॉम अनफेयर ट्रेड टैक्टिक्स और प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सेलर्स। द लीगल फ्रेमवर्क दैट ऑफर प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर इंक्लूड, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, हम वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1872 में। और ये क्या कंटेंट करता है, ये क्या डिफाइन करता है? सो लेट्स सी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज द रेमेडीज। अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को गो थ्रू करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के हम किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। हम उन व्यक्तियों के साथ या उन कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं जिनसे हमें डर होता है कि ये हमें धोखा दे देंगे या इनसे हमें नुकसान हो जाएगा, तो उनसे हम बचने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम उनके बारे में जान पाएंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट का एबिलिटी साइन किया जाएगा पार्टीज़ के द्वारा, और ये बताया जाएगा कि अगर कभी डिस्प्यूट्स हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसमें हम कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे या रेमेडीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। देखो, अगर कभी पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पर चांसेस है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो जाए। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो एट द टाइम जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसी समय पार्टीज़ के बीच में रेमेडीज़ को भी मेंशन किया जाता है, सॉल्यूशंस को भी मेंशन किया जाता है, अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर रेमेडीज़ को भी अवेलेबल करना ये एक अच्छे बिजनेस को दर्शाता है। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं वो बिजनेस का पार्ट्स हैं, सो डैट इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है या कोई भी बिजनेसमैन इस चीज़ को से डिनाई नहीं कर सकता कि अप्स एंड डाउन्स वो बिजनेस के पार्ट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के पार्ट्स नहीं है, डिस्प्यूट्स या रिस्क जो है वो बिजनेस का पार्ट्स नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग होना संभव है, लेकिन उससे ओवरकम कैसे होंगे? जो उसमें रेमेडीज प्रोवाइड होगा, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। तो ये बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कैसे आप रेमेडीज को एप्लीकेबल कर सकते हो, कैसे आप ओवरकम हो सकते हो। नेक्स्ट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द एक्ट गिव बायर वेरियस प्रोटेक्शन। ये जो एक्ट है वो कंज्यूमर को, यानी जो बायर्स हैं, जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या वेरियस प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स, बहुत सारा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। मेन कारण ये है कि हमारे जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। बायर जो हैं वो अगर विलेज में रहते हैं, वैसी जगह रहते हैं जहाँ पर
उनके पास इंफॉर्मेशन रीच नहीं करता है, या रीच करता भी है तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं, या समझ लेते हैं तो उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। उनको अगर उनके राइट्स के बारे में बताया गया है सो उनको अपने राइट्स के बारे में पता है, लेकिन उनको यूज़ भी करना है, वो उसको यूज़ नहीं करते हैं। सो जो बायर जो है वो अनअवेयर है, तो इस एक्ट के अंदर उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किया इन रिस्पेक्ट टू द एग्रीमेंट मेड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स का जो एग्रीमेंट होगा उसमें उसे बेनिफिट्स प्रोवाइड किया गया है और प्रोटेक्शन। पॉइंट नंबर 3, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937। द एक्ट एस्टैब्लिश ग्रेट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक कमोडिटीज़। ये किस एक्ट के लिए बना, ये किस में बनाई है? 1937 जो एक्ट है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना भी एक्ट बनाया गया है वो केवल और केवल बायर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, बायर्स को सेफगार्ड करने के लिए, उन सेलर से जो सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ओके, ये एक्ट क्या डिफाइन करता है? दिस एक्ट प्रोहिबिटेड्स प्रॉफिटर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स। वैसे लोग जो केवल मुनाफा कमाना चाहते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, यानी जो फॉर एग्जांपल 10 रुपये के प्रोडक्ट को अगर वो 11 रुपये में बेच रहे हैं तो वो 1 रुपया मुनाफा कमा रहे हैं। एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कितना में मिलना चाहिए कस्टमर को? 10 रुपये में, लेकिन मिल कितने में रहा है? 11 रुपये में। तो वैसे लोग जो मुनाफा खोर हैं, जो सट्टा करना जानते हैं, फ्रॉम इंगेजिंग एंटी सोशल बिहेवियर्स। ओके, जो क्या करते हैं? एंटी सोशल बिहेवियर को और बढ़ावा देते हैं, वैसा काम करते हैं जिससे सोसाइटी को ही नुकसान होगा, जिससे सोसाइटी में रहने वाले कस्टमर्स को ही नुकसान होगा। वैसे प्रोडक्ट जो कस्टमर को ईजिली किसी भी स्टोर में मिल जाते हैं वो जाकर के परचेस कर लेता है, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसा भी आता है कि जो प्रोडक्ट है उसका कमी हो जाता है, मार्केट में प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है। अब बायर्स जो है, कस्टमर जो है, उन लोगों से डील करते हैं या उन लोगों से कांटेक्ट में आते हैं जो सट्टाबाज होते हैं, जो मुनाफाखोर होते हैं, जो केवल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि वैसे प्रोडक्ट को मुनाफा कमाने में वो बेच देते हैं जो एक्सपायरी डेट में इंक्लूड होता है, जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो डैमेज हो चुका है, जो प्रोडक्ट अब यूज़ करने के लायक नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को केवल मुनाफा कमाने के लिए बेच देते हैं और उससे जो नुकसान होता है वो नुकसान होता है कस्टमर्स का। इट गोल इज़ टू मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिकल कमोडिटीज़। ओके, इस एक्ट को बनाने का मेन कारण ये था, इट्स गोल टू मेंटेन कंट्रोल करना ओवर द प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना, प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिकल कमोडिटीज़। एक तो ये है कि अगर जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम सप्लाई कर रहे हैं तो सिचुएशन नॉर्मल चलेगा। दूसरा ये है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वैसे लोग आ जाएंगे जो मुनाफा कमाना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं जो पहले से ही अपने गोदाम में या वेयर हाउस में गुड्स को स्टॉक कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उसको उन सिचुएशन में ज़्यादा दामों में सेल आउट करते हैं जब उस चीज़ का कमी हो जाता है मार्केट में। तो ये एक्ट बनाया गया कि पता तो चले कि मार्केट में एक्चुअल डिमांड कितना है और सप्लाई कितना हो रहा है, तो मार्केट में क्या कर पाएंगे हम? कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन सप्लाई, प्रोडक्शन और सप्लाई पे कंट्रोल हो पाएगा। कमोडिटीज़ के रिगार्डिंग हमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन मिल पाएगा, कस्टमर्स के बारे में जान पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अडल्ट्रेशन यानी जो मिलावट होता है। अब हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैंने जितना पैसा खर्च किया है मुझे उतना
सेटिस्फैक्शन मिले और मुझे प्योर प्रोडक्ट मिले। ये हर व्यक्ति चाहता है, ये हर बायर का एक इंटेंशन होता है कि मैंने जितना पैसा खर्च किया मुझे प्योर या अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। लेकिन जब मार्केट में किसी चीज़ का कमी हो जाता है या सेलर को पता है या मैन्युफैक्चरर को पता है कि जो मेरा जो बायर है, मेरा बायर कौन होगा, टारगेट मार्केट में जितने भी बायर्स होंगे, मान लेते हैं ये हमारा टारगेट मार्केट है। अब इस टारगेट मार्केट में जितने भी बायर्स हैं वो एक दो मैन्युफैक्चरर के कस्टमर हैं। अब उसे पता है कि जो मैक्सिमम कस्टमर है वो अनअवेयर है। अब 2 ही 4 कस्टमर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक हैं, जो अपने राइट्स के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम कस्टमर को पता है बट उनको ये नहीं पता कि उसे यूज़ कैसे करना है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो हम अपने लिए स्टैंड कैसे लेंगे, दे आर नॉट अवेयर, सो दैट अडल्ट्रेशन करने का चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए लॉ बनाया गया, एक्ट बनाया गया, अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। इसमें क्या होगा, द अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 वॉज इनैक्टेड टू प्रिवेंट द अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, यानी जो मिलावट हो रहा था खाने के प्रोडक्ट में उससे बचा जाए। अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तब भी उसे फूड चाहिए होगा। अगर एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा कम है फिर भी उसे क्या चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा। तो खाना जो है वो अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए। तो यहाँ पर देखा गया कि जब खाना का डिमांड सारी जगह से हो रहा है, फूड का डिमांड जब सारी जगह से हो रहा है और जब उसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाता है मैन्युफैक्चरर, तो वो उसमें मिलावट करना स्टार्ट कर देता है। मिलावट से क्या होगा, जो फूड का प्योरिटी है, जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता चला जाता है। और जब कोई कस्टमर या कंज्यूमर उसे यूज़ करता है तो वो उसके हेल्थ पर असर डालता है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ता चला जाता है। एंड प्रिजर्व देयर प्योरिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। लॉ बनाया गया है बहुत ही ध्यान से। एक साइड मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ध्यान रखा गया है, दूसरे साइड कंज्यूमर्स को भी ध्यान में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई कस्टमर जाता है या कंज्यूमर जाता है या नेशनल कमीशन के पास जाता है या स्टेट कमीशन के पास जाता है तो हमेशा ये नहीं होता है कि कंज्यूमर के फेवर में आए। वो जो डिसीज़न लिया जाता है वो रिपोर्ट के बेसिस पर लिया जाता है, वो सिचुएशन के बेसिस पर लिया जाता है, वो सारा कुछ सर्वे किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन जो है वो डिसीज़न लेता है। तो इसमें विक्टिम मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है। लेकिन ये जो यूनिट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा करता है, ज़्यादा डिटेल में इसमें बताया गया है। तो हम यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं वो कंज्यूमर से रिलेटेड है, वो कंज्यूमर को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है। अगर हम फूड की प्योरिटी की बात करते हैं तो फूड का अगर प्योरिटी ख़राब होने लगे, डिक्रीज़ होने लगे उसका जो क्वालिटी है, तो वो किसी भी कस्टमर के हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 बनाया गया ताकि हम अपने कस्टमर्स को या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को कवर कर पाए, उनके हेल्थ के बारे में सोच पाए। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का एक अपना स्टैंडर्ड होता है। मुझे, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने सोच रखा है कि मुझे 95 मार्क्स से कम नहीं लाना है, 90 से कम मेरा नहीं आना चाहिए, ये मेरा स्टैंडर्ड है। अगर कोई व्यक्ति है उसने बोला कि मैंने इतना पढ़ाई किया तो मुझे इतना जॉब मिलना चाहिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सो डैट हर व्यक्ति का एक अपना स्टैंडर्ड होता है। उसी प्रकार एक प्रोडक्ट का भी एक अपना स्टैंडर्ड होता है। क्या होगा, वेट एंड मेजर्स। अगर कोई कस्टमर जो है वो मार्केट में जाएगा, बोलेगा कि सेलर
मुझे 1 kg 1 kg जो है मुझे राइस चाहिए, तो 1 kg राइस चाहिए तो उसका सही तरीके से वज़न करना होगा, वेट मेज़र करना होगा, तभी तो हम एक्यूरेसी के साथ बता पाएंगे कि ये 1 kg कंटेन कर रहा है। तो मेज़रमेंट स्केल जो है वो सही होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ अंडर वेट। ओके, ये जो एक्ट है वो कंज्यूमर को सेफ गार्ड करता है, किससे? अंडर वेटिंग से। अंडर वेटिंग क्या है? अब कंज्यूमर ने मांगा 1 kg, जब सेलर ने मेज़र किया और उसको कैरी बैग में डाला, उसने बोला कि लो भैया तुम्हारा 1 kg हो गया, और एक्चुअल में वो 1 kg नहीं है, तो 1 kg से कम में आएगा तो वो अंडर वेट कहलाएगा, अगर उसको कम नापा जाएगा तो अंडर मेजरमेंट कहलाएगा, है ना। अगर हम स्केल से भी नापते हैं, चलो नापते हैं 15 सेंटीमीटर हम लोग मेज़र करते हैं, तो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 15 सेंटीमीटर से मेज़र कर रहे हैं, अगर हम 10 सेंटीमीटर मेज़र करना है और हमने रिपोर्ट में केवल 9 सेंटीमीटर ही मेज़र किया है, तो ये अंडर मेज़रमेंट स्केल में आएगा। ओके, तो कंज्यूमर को बचाया गया है इस एक्ट के द्वारा अंडर वेटिंग और अंडर मेज़रमेंट से। जितना उसने डिमांड किया उतना उसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ट्रेडमार्क्स एक्ट बनाया गया 1999 में। दिस एक्ट प्रोहिबिटेट्स द यूज ऑफ डिफेक्टिव मार्क्स ऑन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 8, द कंपटीशन एक्ट 2002। कंज्यूमर इज एनी पर्सन। कंज्यूमर जो है कोई भी हो सकता है। अब कोई भी कौन होगा? वो व्यक्ति जो किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करेगा या रिसीव करेगा। हु बाइज और रिसीव कंज्यूमर गुड्स। वो व्यक्ति जो कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेस करेगा, रिसीव करेगा, बाई करेगा, वो कंज्यूमर कहलाएगा। और सर्विसेज अगेंस्ट पेमेंट। पेमेंट के बाद कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसके बदले में वो पेमेंट करता है, भुगतान करता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड, बट हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे पर्सन हु रीसेल और अवेल सच गुड्स और सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। ओके ओके देन, तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।